हेलो गाइस और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर के दूसरे हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। तो हर साल 10 सितंबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में यानी कि दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। अच्छा, यहाँ पे सुसाइड केसेस से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आपको याद होगा अभी मध्य प्रदेश में सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। उस अभियान का नाम आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस सुधार सूचकांक 2.0 को जारी किया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पे रहा है। सेकंड पे एसबीआई रहा और तीसरे नंबर पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रहा। तो इस इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य है सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके पब्लिक सेक्टर बैंक में जरूरी बदलाव लाना। बाकी बैंक ऑफ इंडिया, आपको याद होगा सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। कोटक महिंद्रा बैंक कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया था। फिनो पेमेंट बैंक भविष्य सेविंग अकाउंट शुरू किया था फॉर टीनेजर्स। बाकी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का मुंबई में हेडक्वार्टर है, सुनील मेहता इसके सीईओ हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा गुजरात में मिलेगा हेडक्वार्टर, एमडी सीईओ संजीव चड्डा हैं इसके चेयरमैन हैं हसमुख अधिया। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले विजया बैंक और देना बैंक का विलय यानी कि मर्ज हो गए थे बैंक ऑफ बड़ौदा में। और अभी अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल भी बनाया है इसने। उसके अलावा इंस्टा क्लिक बचत खाता भी लॉन्च किया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने। फिर किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए रोक लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। असोल चीनी जिसका मतलब होता है असली चीनी, और इसका उद्देश्य है नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। फिर भारत के किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उनके नेतृत्व में पिछले महीने संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजना पेरमुना ने श्रीलंका में गायों के वध पर रोक लगाने का फैसला लिया। हालांकि देश में गोमांस के आयात पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है। श्रीलंका की देखो 2 कैपिटल है, कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। और नए प्रधानमंत्री बने थे इसके अभी कौन? महिंद्रा राजपक्षे। और नए प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे। फिर हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया है और इसे लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है। देखो हिमाचल प्रदेश की जो समर कैपिटल है वो तो शिमला है और जो इसकी विंटर कैपिटल है वो धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। फिर हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा परेश रावल को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। फिर हाल ही में प्लेयर्स स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार को। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये प्लेयर स्पोर्ट, और इसने अभी क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर हाल ही में कहां से देश की दूसरी किसान रेल को रवाना किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और कृषि मंत्री जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया, मतलब इसको हरी झंडी दिखाई। अच्छा, ये दूसरी है तो पहली आपको याद होगा अभी अगस्त के महीने में महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में शुरू हुई थी पहली किसान रेल।
ये जो किसान रेल है ये किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया है। जैसे होता है ना, किसानों के जो फल सब्जियां होते हैं जो जल्दी खराब हो जाती है तो उन्हें जल्द से जल्द मार्केट में ले जाया जाएगा इसके थ्रू। फिर हाल ही में किसने प्रधानमंत्री संपदा योजना और ई गोपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री संपदा योजना, इसे देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और केंद्र सरकार अगले 5 सालों में इस स्कीम में 20,050 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना से देश के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार इस योजना के तहत अगले 5 सालों में मछली उत्पादन को लगभग 70 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। और जो ई गोपाला एप्लीकेशन है इसका मेन उद्देश्य है पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में यानी कि उसके मैनेजमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करना। फिर किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो दुनिया में शांति की स्थापना के प्रयासों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया गया। अभी नॉर्वे की संसद के सदस्य हैं क्रिस्टीन टिब्रिंग-जेड, तो उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। और ट्रंप को यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच हुए शांति समझौते और कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान को भिड़ने से बचाने का श्रेय भी इन्हीं को यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इन्हें अभी नॉमिनेट किया गया। 2018 में भी टिब्रिंग ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच दुश्मनी खत्म करने के जो उन्होंने प्रयास किए थे उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश की थी। फिर हाल ही में पहला हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को, यानी कि पहली बार मना रहे। पहली बार तो ये याद रखो, ये पहली बार मनाया जा रहा है 9 सितंबर को। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। और इसे मनाने का उद्देश्य है छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूल की सुरक्षा के महत्व और शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। इसकी थीम है प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। फिर हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा श्री सिद्धरूदा स्वामी जी। तो कर्नाटक में है, पहले तो ये याद रखो, ये हुबली रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है साउथ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भी है और अभी पिछले 5 सालों में दूसरी बार इसका नाम बदला गया। ये जो श्री सिद्धरूदा स्वामी जी हैं ये भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। और हुबली रेलवे स्टेशन से और क्या याद आता है, यहाँ पे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई है 1400 मीटर। बाकी अटल बिहारी जी, इनके नाम पे ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया, अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था। लालजी दास टंडन, ये तो मध्य प्रदेश के आपके गवर्नर थे, निधन हो गया इनका। और अभी लखनऊ का चौक चौराया है जो उसका नाम इनके नाम पे रखा गया। बाकी अरुण जेटली जी, अभी राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना का नाम इनके नाम पे रखा। फरीदाबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका नाम इनके नाम पे रखा। और दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम इनके नाम पे रखा। फिर किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा पूनम खत्री। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, भारतीय पुलिस अधिकारी हैं ये पूनम खत्री और इन्होंने पिछले साल, भाई 2019 की बात हो रही है ना, तो पिछले साल जो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने तो सिल्वर मेडल जीता था। और ईरान की मारियम है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, पर मारियम का जो डोप टेस्ट हुआ उसमें वो फेल हो गई। तो अब पूनम खत्री का जो सिल्वर मेडल था उसे गोल्ड में बदल दिया गया है। ये जो पूनम खत्री है ये हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। बाकी इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, इसका स्थापना 1990 में हुआ, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके अध्यक्ष हैं झोवेन गो। बाकी अभी आपको बताया ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को मिला। तो एक तो ये हो गई विनेश फोगाट, कुश्ती करती हैं ये। मणिका बत्रा है, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। रानी रामपाल हॉकी प्लेयर हैं और हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और 2 कौन है, एक तो रोहित शर्मा हमारे क्रिकेटर हो गए और एक पैरालंपिक हाई जंपर हैं जो तमिलनाडु से हैं, क्या नाम है उनका, मरियप्पन थंगावेलू, तो वो भी याद रखना आप। और एक और चीज याद रखना, अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो राशि दी जाती थी, जो विजेता राशि दी जाती थी, अभी उसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे
जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन वर्चुअली किया गया और इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अच्छा, उद्घाटन तो मोदी जी ने किया, लेकिन इस समिट का आयोजन किया किसने? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने फिक्की के साथ मिलकर के किया। बाकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापना 2015 में हुई, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। फिर है हाल ही में किसे कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रामचंद्र मौली। तो अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने जाने माने लेखक और कवि रामचंद्र मौली को कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। बाकी कला नारायण सामी भारतीय मूल की नर्स हैं, इनको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था। बाकी वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता। फिर है हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो आंसर होगा जेन फ्रेजर। तो अभी सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपनी अगली सीईओ के रूप में नामित किया है, जो पहली बार एक विशाल वॉल स्ट्रीट बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। बाकी थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी सीईओ बने। कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी। मार्केस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने। फिर है हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा सुभाष कामत को। इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, इसके नए अध्यक्ष के रूप में सुभाष कामत को चुना गया है। बाकी अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया। मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक का एमडी सीईओ बनाया और एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, तमिलनाडु की है ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत 105वें स्थान पर है। टोटल 162 देशों की ये रैंकिंग है, जिसमें भारत 105वें स्थान पर है। इसे कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है और भारत में इसे नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर जारी किया गया है। इससे पहले 2018 में भारत 79 नंबर पे था, लेकिन अब भारत 105वें नंबर पर है। टॉप पे कौन है? टॉप पे हांगकांग है, सेकंड पे सिंगापुर है। फिर हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो आंसर होगा मेघालय में। तो अभी मेघालय सरकार ने एनसीडीसी की सहायता से भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना शुरू की है। तो ये परियोजना गांव में सुअर पालक किसानों की आर्थिक दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करेगी। इस परियोजना के लिए मेघालय सरकार 220.50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सिंपल सा याद रखो, भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना अभी किस राज्य में शुरू हुई? तो मेघालय में। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अब सत्यपाल मलिक बन गए, आप जानते हो ना, पहले ये गोवा से थे सत्यपाल मलिक, अभी मेघालय आ गए। अच्छा, फिर प्रश्न आएगा गोवा के अब कौन है गवर्नर? तो एडिशनल चार्जेस दे दिया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का। बाकी मुख्यमंत्री मेघालय के कॉनराड संगमा है। फिर हाल ही में जारी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने वाले राज्यों की रैंकिंग जारी की है और इसमें एक बार फिर से गुजरात टॉप पे रहा है। और इस रैंकिंग को हमारे जो रेल व वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने जारी किया है। बाकी गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। फिर हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नाम की एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जरूरतों जैसे कि नियामक सहायता, ग्राहकों के लिए आउटरीच जैसी जरूरतों के लिए है। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी हमने पढ़ा भी था पीछे ही, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो ईज 2.0 इंडेक्स जारी किया था उसमें ये टॉप पे रहा था। बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया और एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लें, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। बाकी इसने अभी वॉइस बैंकिंग सर्विस को शुरू किया, वीडियो केवाईसी को शुरू किया, इंस्टा फ्लेक्सी
कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की और किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना ये। फिर है एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2021 की मेजबानी किस भारतीय शहर के द्वारा की जाएगी? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है। एरो इंडिया इसको एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जाता है। तो ये शो का 13वां संस्करण होगा, 2021 में होगा ये फरवरी में, और बेंगलुरु के येलहंका वायु सैन्य स्टेशन में होगा ये। फिर है हाल ही में जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आर भानुमति ने। तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं ये आर भानुमति और इन्होंने लिखी है ये बुक जिसका नाम है जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बाकी रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को लिखा, श्री अय्यर वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को लिखा और वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने क्रिकेट द्रोण नाम की बुक को लिखा। फिर हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा केविन डी ब्रूने। तो मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर हैं ये केविन डी ब्रूने और इनको प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि वुमेन्स अवार्ड से बेथानी इंग्लैंड को सम्मानित किया गया। फिर हाल ही में किसे गुरु केलू चरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजगोपाल मिश्रा को। तो अभी उड़ीसा सरकार ने सिनेमेटोग्राफर हैं ये राजगोपाल मिश्रा और इन्हीं को गुरु केलू चरण महापात्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें उड़िया सिनेमा में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए ये सम्मान मिला है। बाकी रामचंद्र मौली कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार मिला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिया इनको ये पुरस्कार। बाकी डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला था इनको और ऋषिका चौधरी एकलव्य अवार्ड मिला था मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर आसरा योजना शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने महिलाओं की उन्नति को देखते हुए वाईएसआर आसरा योजना शुरू की है। तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं ने जो लोन लिया है उसे चुकाएगी सरकार। इसके लिए अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने 6,345.87 करोड़ रुपए भी रिलीज कर दिए हैं। और वैसे ही देखो वाईएसआर आते ही आप समझ जाओ ये आंध्र प्रदेश की योजना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बन गई हैं, वो आप याद रखना है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल। गवर्नर हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्रन, मुख्यमंत्री तो जगन मोहन रेड्डी हो गए। फिर है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, ये कब मनाया गया? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो आंसर होगा 12 सितंबर को। वैसे हर साल 12 सितंबर को नहीं मनाते हैं इसे, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इसे फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसकी थीम है फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। और वैसे 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन भी मनाया। फिर है यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो अभी यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना है। तो आयुष्मान खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे और वे भारत में इस पहल की दिशा पर काम करेंगे और विश्व स्तर पर इस अभियान पर काम करने वाले पूर्व फुटबॉल स्टार डेविड बैकम की तरह इसमें शामिल होंगे। अभी हमने पढ़ा भी था आयुष्मान खुराना भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, किसके? बजाज अलियांस के। यूनिसेफ की बात कर रही है यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, स्थापना 1946 में हुई, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर मिलेगा इसका। इसके हेड है हेनरिटा एच फोर। बाकी दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है, वैसे 2022 तक का कार्यकाल बढ़ गया इनका। कियारा आडवाणी अभी मिंत्रा की बनी थी ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए अपनी तरह का पहला गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की? तो उड़ीसा की सरकार ने। तो आपने देखा होगा मैनुअली जो लोग होते हैं वो गटर वगैरह में घुस करके मेला वगैरह गंदगी वगैरह ढोते हैं, गटर वगैरह साफ करते हैं, तो उनके लिए है ये गरिमा योजना। तो मतलब ये योजना उन लोगों को एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगी, उनको फाइनेंशियली भी मदद दी जाएगी और हर तरह से उनकी मदद की जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना
जो इन तरह के जो काम करते हैं, गटर वगैरह में घुस करके हिसाब कर रहे हैं, तो उनको मतलब कुछ नहीं समझते हैं, कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। तो उनकी मतलब प्रतिष्ठा के लिए भी है ये योजना कि मतलब कोई उनका अपमान न करे, इस तरह से पैसे से मदद तो की जाएगी। तो सिंपल सा याद रखना, ये गरिमा सुरक्षा योजना किसने लॉन्च की? उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। फिर हाल ही में किसने यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है? तो आंसर होगा नाओमी ओसाका ने। जापान की टेनिस प्लेयर हैं ये नाओमी ओसाका, और इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हरा करके यूएस ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है। पहला इन्होंने 2018 में जीता था यूएस ओपन का ही, फिर 2019 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीता था, और 2020 में अब फिर से यूएस ओपन का खिताब जीत लिया इन्होंने। और वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको फिर से बता दूं। देखो, जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, वहां से भी प्रश्न बन जाते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे कहाँ खेला जाता है। तो ये आपको याद होने चाहिए, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। उसके अलावा यूएस ओपन जो अभी हुआ, इसमें मेन सिंगल का, वुमेन सिंगल का, मेंस डबल का, वुमेन्स डबल का टाइटल किसने जीता है। इसके अलावा इस साल कोरोना आ गया था, कौन सा वाला जो ग्रैंड स्लैम है वो रद्द कर दिया, कौन सा वाला पोस्टपोन कर दिया, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें कौन विजेता रहे थे, और जो विजेता होते हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सभी पे एक छोटा सा ऑडियो मैंने बना दिया है, तो अगर वो नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने नोवेल कोरोना वायरस सेवा का पता लगाने और उसे रोकने के लिए अपनी तरह का पहला सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। ये कोविड-19 से जुड़े लक्षण जैसे कि शरीर का तापमान का पता लगाना, इन सब चीजों में मदद करेगा। तो अभी गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अधिनियम 2010 के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में से किसे मंजूरी दी है? तो आंसर होगा स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल को। तो अभी को, जिसे अमृतसर में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, उसको विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण की अनुमति दे दी है। इसका फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा ये है कि अब गोल्डन टेम्पल को विदेशी दान प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। तो सिख धर्म की ओर से विदेशी योगदान का उपयोग जरूरतमंद लोगों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता या लंगर वगैरह की व्यवस्था करने में भी किया जा सकता है। फिर हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति बनाई है। तो इस पॉलिसी के अनुसार राज्य में 1950 से पहले बने महलों, किलों और ऐतिहासिक स्मारकों को होटल, बैंक्वेट हॉल और हेरिटेज रेस्टोरेंट और म्यूजियम वगैरह में बदला जा सकता है। फिर हाल ही में किस राज्य ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 जीता? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो कन्याश्री योजना के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी सबुज साथी योजना के लिए ये WSIS पुरस्कार 2020 जीता है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा 2019 में पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास परीक्षण परियोजना, जिसका नाम है उत्कर्ष बांग्ला, और बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो साइकिल योजना शुरू की थी, जिसका नाम है सबुज साथी योजना, उसको यूनाइटेड नेशन की ओर से पुरस्कृत भी किया गया था। सबुज साथी योजना मैंने आपको बताया, इसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक और कॉलेज तक की जो बच्चियां होती हैं, उनको स्कूल जाने के लिए निःशुल्क साइकिल दी जाती है। 2015 में शुरू हुई थी ये योजना। तो गाइज ये लीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा सितंबर के दूसरे वाले हफ्ते का हमारा ये दूसरा वाला पार्ट भी खत्म हो गया, यानी कि दोनों हफ्ते खत्म हो गए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा सबसे पहले, और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और जाइए अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे इन सभी क्वेश्चंस का आप क्विज लगा लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और अगर कोई गलत भी होता है तो उस क्वेश्चन को स्पेशली आप याद रखें। थैंक यू गाइस।